वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों मित्रों, आज के इस दौर में कई बार मन में यह विचार आता है कि आज हमारी देशभक्ति भी सेलेक्टिव हो गई है। हमारी चयनात्मक मनोवृत्ति की वजह से ही जिस जाति से हम संबंध रखते हैं, जिस धर्म से हम संबंध रखते हैं, चलिए इन सबसे ऊपर उठकर मैं कहूं, जिस विचारधारा विशेष से हम संबंध रखते हैं, हम संपूर्ण आजादी की लड़ाई का एवं उस लड़ाई में आजादी स्वरूप मिली हुई सफलता का श्रेय उस विचारधारा विशेष को देने का प्रयास करते हैं जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। यही कारण है, यदि मैं कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित हूं तो उन्हीं प्रयासों का मैं जिक्र करना चाहूंगा जो प्रयास कांग्रेस द्वारा भारतीय आजादी की लड़ाई में किए गए। उदाहरण के तौर पर अभी हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, क्योंकि हमें दांडी मार्च को याद करना था। इन्हीं दिनों चूंकि 1921 में चोरा चोरी की घटना हुई, चोरी चोरा की घटना का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, क्योंकि हमें असहयोग आंदोलन के रूप में उन प्रयासों को याद करना है। यहां तक कि अन्य विचारधाराएं भी, भले ही कोई विचारधारा वीर सावरकर का समर्थन करती हो, कोई विचारधारा महात्मा गांधी के प्रयासों का समर्थन करती हो, कोई विचारधारा वामपंथी क्रांतिकारियों का समर्थन करती हो, हर विचारधारा ने अपने अपने क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को एवं प्रयासों को आपस में बांट लिया है, उनका विभाजन कर दिया है। ऐसे में जो प्रयास, जो क्रांतिकारी किसी विचारधारा विशेष के प्रतीक नहीं बने या कालखंड ने उन्हें एक तरह से दरकिनार कर दिया, किसी के पास भी समय नहीं है कि हम उन्हें याद करें। आपको लग रहा होगा कि आज मैं किस बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज के इस दौर में हम भले ही एक शताब्दी वर्ष मना रहे हों चोरी चोरा का, लेकिन अभी 2 वर्ष पूरे ही, मुझे याद है 13 अप्रैल 1919 को हमारे जलियांवाला बाग ने भी अपनी 100वीं बरसी संपन्न की। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कहीं भी किसी ने भी उस शताब्दी वर्ष को याद किया हो? क्योंकि निश्चित रूप से यह एक आजादी का समग्र प्रयास था। आज किसी भी विचारधारा ने उस प्रयास को, जिसे हम कहते हैं, एडॉप्ट ही नहीं किया। इन सब बातों को कहने का एक आज केंद्रीय लक्ष्य है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से भारतीय आजादी की लड़ाई में 1942 के असहयोग आंदोलन को एक अंतिम प्रयास के रूप में देखा जाता है। वह प्रयास, जिस प्रयास के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र संगठित हुआ, संपूर्ण राष्ट्र एकीकृत हुआ एवं अंततः जब महात्मा गांधी ने करो या मरो कहा तो संपूर्ण देश ने इस अंतिम यज्ञ में अपनी आहुति प्रदान की। परिणाम स्वरूप भारत आजाद हुआ। कहीं ना कहीं 1942 के इस प्रयास के बाद यदि 1947 में देश आजाद होता है, 5 वर्षों का एक लंबा अंतराल, क्या इस लंबे अंतराल में सिर्फ शांति रही, या सिर्फ इस लंबे अंतराल में हमने विभाजन की त्रासदी देखी, दंगों की त्रासदी देखी, या कुछ ऐसा भी हुआ जिसका भी जिक्र करना अत्यंत आवश्यक है, जिसे इतिहासकारों ने संपूर्ण रूप से एडिट कर दिया हो, डिलीट कर दिया हो? निश्चित रूप से जब 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा अंतिम प्रयास किए जा रहे थे करो या मरो को लेकर, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा भी अंतिम रूप से भारतीय आजादी की लड़ाई की रूपरेखा की तैयारी की जा रही थी। जहां महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश के आम लोगों को संगठित करने का प्रयास किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण इससे कहीं ऊपर था। उन्होंने उन तमाम सैनिकों को संगठित करने का प्रयास किया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों की तरफ से, अर्थात ब्रिटेन की तरफ से लड़ा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि ब्रिटेन अभी युद्ध की स्थिति में है, अतः उन्होंने अपने
शत्रु के शत्रु का हाथ थामा एवं जापान एवं अन्य धुरी राष्ट्रों के साथ मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में उनका सहयोग किया, किंतु दुर्भाग्य से परिणाम वांछित रूप से वह नहीं आ पाए जिनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उम्मीद थी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, ब्रिटेन की विजय हुई एवं परमाणु बम हमले के बाद संपूर्ण जापान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध का यह अंत निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रणनीति के पक्ष में नहीं था। हमारे असंख्य भारतीय सैनिकों को जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन तमाम युद्धबंदियों को संगठित किया एवं आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इन्हीं सैनिकों के माध्यम से एवं विश्व भर में जितने भी सैनिक थे जिन्होंने ब्रिटेन की तरफ से तो युद्ध लड़ा, लेकिन वह भारतीय भूमि से संबंधित थे, उनको एकीकृत एवं संगठित करने का प्रयास किया गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में चूंकि जापान अब पूर्ण रूप से हाशिए पर था, अतः आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के द्वारा किए गए प्रयास भी अब उतने उग्र नहीं रह गए। अतः उन्हें बंदी बनाकर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत लाया गया एवं अब वह दौर चला जिसने संपूर्ण राष्ट्र को एक बार पुनः संगठित होने का मौका दिया। 17,000 आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का मुकदमा कहीं न कहीं हमारे इतिहासकारों द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम ही हजम कर लिया गया। यही कारण है कि जितने लोग असहयोग आंदोलन को जानते हैं, असहयोग आंदोलन के माध्यम से आज़ादी के प्रयासों को जानते हैं, शायद उसका 1% भाग भी इस आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे के बारे में नहीं जानता है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। आज़ाद हिंद फौज के इस मुकदमे में मुख्य मुकदमा जो चला वह लाल किले का मुकदमा चला। लाल किले के मुकदमे में जो मुख्य 3 अभियुक्त थे वह आज़ाद हिंद फौज के शीर्ष क्रम के 3 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। गुरबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज हुसैन एवं प्रेम सहगल। आज हम मातृभूमि सेवा संस्था के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज के उस मुकदमे का जिक्र तो करना चाहते हैं, लेकिन बहाना यह है कि हम गुरबख्श सिंह ढिल्लो की आज जन्म जयंती के अवसर पर ये तमाम वृत्तांत आपको बताना चाहते हैं जो उस दौर में घटित हुआ। सबसे पहले मैं कुछ आपको गुरबख्श सिंह ढिल्लो का परिचय दे दूं, जो लाल किले मुकदमे में मुख्य अभियुक्त थे। अंग्रेजों द्वारा उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएं दी गई, उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन अंततः वह नहीं टूटे, बल्कि उस दौर में एक चट्टानी स्वरूप उन्होंने जो मुकदमों का सामना किया, संपूर्ण राष्ट्र को संगठित करने का बहुत बड़ा माध्यम बने। एक समय था जब पूरा देश एक रूप से नारा लगा रहा था, लाल किले से आई आवाज, ढिल्लो सहगल शाहनवाज। जी हाँ, हम उसी ढिल्लो की बात कर रहे हैं जिनका जन्म 18 मार्च सन 1914 को हुआ। बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अधिक कुशाग्र थे। विभिन्न स्तरों की उन्होंने परीक्षा बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पास की, लेकिन इनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। ये सिर्फ पढ़ते जा रहे थे। इनके पढ़ाई के दौर में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि इन्हें विभिन्न मजहबों के संस्थानों में दाखिला मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। अतः सर्वधर्म सम्मान, सर्वधर्म संभाव की भावना इनके मन में बचपन से ही जागृत थी। अब किसी मित्र ने इनको सलाह दी कि आप में संपूर्ण योग्यता है,
शारीरिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी, कि आप सेना का भाग बने, सेना में जाएं। अतः उन्होंने सेना में जाने का निश्चय किया। 1936 में उनका चयन हुआ। अंततः प्रशिक्षण के बाद 14वीं रेजिमेंट के यह सदस्य बन गए। चूँकि हर दृष्टिकोण से कुशल थे, कुशाग्र थे, अतः सीनियर्स इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए एवं इन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा बना लिया गया। एवं द्वितीय विश्व युद्ध में भी ये ब्रिटिश सेना की तरफ से बहुत बहादुरी के साथ लड़े। अंततः जब इन्हें जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिया गया 1942 में, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयासों से INA आज़ाद हिंद फौज को एक बार पुनर्रूप संगठित किया गया। इसी आज़ाद हिंद फौज में गुरबख्श सिंह ढिल्लों महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में थे। अब बात करें उस महत्वपूर्ण लाल किला ट्रायल की, जो कि युद्ध समाप्ति के बाद जब ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हें बंदी बना लिया गया आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को, तब लाल किले मुकदमा चला। मुकदमे में चूंकि ब्रिटिश सेना से संबंधित थे ये, इनको कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अब यह कोर्ट मार्शल कहीं ना कहीं पुनर्रूप से भारतीय आज़ादी की लड़ाई, जो असहयोग आंदोलन के बाद शांत सी पड़ चुकी थी, हिंदुस्तान के जन जन को एकीकृत करने एवं जागृत करने के में बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस सजा ने। एवं संपूर्ण राष्ट्र आज़ाद हिंद फौज के इन सैनिकों के पक्ष में खड़ा हो गया। यही कारण था, हालांकि उस दौर में हमारे महान वकीलों ने महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वाह किया, जिनमें तेजपाल सप्रू महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य कारणों की वजह से महत्वपूर्ण रूप से जो मुकदमा लड़ा गया वह वकील भूलाबाई देसाई द्वारा लड़ा गया। उनके द्वारा दी गई दलीलें अंग्रेज निरुत्तर हो गए। अंततः संपूर्ण राष्ट्र के आंदोलन प्रतिक्रिया को देखते हुए एवं वकील भूलाबाई देसाई की दलीलों को देखते हुए हमारे इन महान स्वतंत्रता आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों को अंग्रेजों द्वारा मजबूरी में ही सही रिहा करना पड़ा। इतना व्यापक विहंगम सैनिकों की तरफ से प्रतिक्रिया, निश्चित रूप से अंग्रेज घबरा गए। आने वाले दौर में कहीं न कहीं नौसैनिक विद्रोह जो हुआ, उसके पीछे भी मुख्य प्रेरणा स्रोत यह ट्रायल ही रहे। अब अंग्रेजों को लगने लग गया नौसैनिक विद्रोह एवं आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की ट्रायल के बाद कि भारत में रहना बहुत लंबे समय तक अब संभव नहीं है। अतः उन्हें मजबूरन भारत छोड़ने के लिए प्रयास करने पड़े, निर्णय लेने पड़े। बहरहाल गुरबख्श सिंह ढिल्लों आज़ादी के काफ़ी समय बाद तक जीवित रहे, सक्रिय रहे। इनके योगदान के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अंततः 6 फरवरी सन 2006 को इन्होंने अंतिम श्वास ली। आज़ाद हिंद फौज का एक ऐसा सैनिक जिसने निश्चित रूप से बहादुरी के साथ आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो साथ दिया, लेकिन जब ट्रायल हुआ, यातनाएं सही, यंत्रणाएं सही, चट्टान की भांति अडिग रहे एवं संपूर्ण राष्ट्र का ध्यानाकर्षण का एक माध्यम बने, उनको संगठित करने का माध्यम बने। मातृभूमि सेवा संस्था आज़ादी के ऐसे ही भूले भिसरे मतवालों को कोटि कोटि वंदन करती है, नमन करती है। जय भारत, जय हिंद।